नमस्कार। अपनी हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बोर्ड पर 2 पंक्तियाँ लिखी हैं। मैं वो पढ़ती हूँ और उस पंक्तियों के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि आज मैंने कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए लिया है। काव्य का जो करते श्रृंगार, काव्य का जो करते श्रृंगार, वे तत्व कहलाते हैं अलंकार। समझ गए होंगे आप कि आज जो हमारा पढ़ाने का, जो मेरा आपको पढ़ाने का टॉपिक है वो है अलंकार। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है हिंदी साहित्य का। और ये जो अलंकार आपका टॉपिक है वो क्लास 9th और 10th दोनों में कोर्स ए में है। कुछ अलंकार आपके क्लास 9th में है और कुछ अलंकार आपके क्लास 10th में है। मैं कोर्स ए की बात कर रही हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको अलंकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें हम कैसे पहचानते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो क्लास 9th और 10th दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैंने बनाया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आपकी परीक्षा में अलंकार से जिस तरह के प्रश्न आते हैं वो आपके होंगे कि आपको पंक्तियाँ दी गई होंगी, आपको उनमें से अलंकार को पहचानना है कि उसमें कौन सा अलंकार है। ये किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। प्लस कुछ अलंकार की परिभाषा तो नहीं पूछते हैं, लेकिन हाँ उनकी विशेषता ज़रूर पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में कि किस तरह के अलंकार में किस तरह की विशेषता होती है, तो इसके आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगी तो हर एक अलंकार की विशेषता से भी परिचित कराऊंगी कि वो अलंकार क्या होते हैं। बेसिकली कह सकते हैं कि विशेषता की बात अगर हम करें तो हम उसकी परिभाषा मैं बोल सकती हूँ कि मैं उसकी परिभाषा भी बताऊंगी। उस परिभाषा के आधार पर आप उस अलंकार की जो विशेषता है उसकी आप पहचान कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही आसान भी है ये टॉपिक। आसान थोड़ा मैं इसलिए थोड़ा मैंने मैं थोड़ा अटकी हूँ आसान शब्द पे, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो कुछ काव्य की जो पंक्तियाँ होती हैं वो विद्यार्थियों को नहीं समझ में आती हैं। तो वो उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि जब काव्य की पंक्तियाँ ही नहीं समझ में आ रही हैं तो हम उसमें से अलंकार कैसे पहचानें। तो मैं आपको आसान से तरीके भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप बिना काव्य की पंक्तियों के अर्थ को जाने बिना भी आप उसमें से अलंकार निकाल सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो जो मैंने अलंकार विषय पे बनाया है। जैसे कि ये आप 2 पंक्तियाँ देख रहे हैं कि काव्य का जो करते श्रृंगार, वे तत्व कहलाते हैं अलंकार। यानी कि अलंकार कुछ ऐसी चीज़ है जिसका संबंध श्रृंगार से है। और किसके श्रृंगार से? काव्य के श्रृंगार से है। श्रृंगार का मतलब होता है सजाना, जैसे कि आप स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, हमको मेकअप, मैं इंग्लिश में बोलूँ तो मेकअप करती हैं और अपने आप को सजाने के लिए तरह तरह के वस्त्र धारण करती हैं और साथ में आभूषणों का भी प्रयोग करती हैं। आभूषण मतलब ज्वेलरी, जेवर, गहने। स्त्री पुरुष दोनों की शरीर की सुंदरता को आभूषण बढ़ाते हैं। यानी कि जब कोई स्त्री सुंदर कपड़ों के साथ साथ सुंदर ज्वेलरी धारण करती है तो वो और अधिक सुंदर दिखती है। तो इसका मतलब ये है कि जो अलंकार, जिसका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आभूषण। आभूषण मतलब जेवर, गहना, आप कुछ भी बोल सकते हैं वो। तो जब कोई स्त्री आभूषण धारण करती है तो वो सुंदर दिखती है। उसी प्रकार हमारी काव्य रूपी स्त्री भी, काव्य मतलब कविता, कविताओं के संग्रह को हम काव्य कहते हैं। जब कोई कवि एक कविता लिखता है, 2 कविता लिखता है तो वो कविताओं का जो संग्रह हो जाता है वो काव्य कहलाता है। तो जो काव्य, यहाँ पे मैंने जो काव्य है उसको मैंने स्त्री की संज्ञा दी है कि जब काव्य रूपी स्त्री जब अपना श्रृंगार करती है तो वो इन्हीं आभूषणों का प्रयोग करती है। अब जो स्त्री है, मानव शरीर पे तो आभूषण धातु के बने होते हैं, सोने के, चांदी के, लेकिन जो काव्य के आभूषण होते हैं वो साहित्य के होते हैं, अर्थात शब्द और अर्थ के होते हैं। तो इससे जो परिभाषा जो निकल कर आती है वो ये आती है कि हम कुछ ऐसी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसका संबंध काव्य से ही है।
यानी कि सिर्फ कविताओं से ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अलंकार है वो काव्य की ही विषय वस्तु होती है। गद्य में या गद्यांश में आपको अलंकार देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ जो काव्यांश या कविताएं होती हैं उसमें हम अलंकार पढ़ते हैं। अब अलंकार का काम होता है श्रृंगार करना। तो इसके आधार पर हम अलंकार शब्द को जब हम परिभाषित करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अलंकार शब्द बना किससे है। अलंकार शब्द दो शब्दों से बना है, अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है शोभा या सजावट, और कार का शब्द होता है करने वाला, यानी कि ऐसा कुछ जो कि शोभा या सजावट करता है। तो इसके आधार पर जो अलंकार की परिभाषा हुई तो हम ये बोल सकते हैं कि अलंकार वे तत्व हैं जो कि काव्य की शोभा बढ़ाते हैं या काव्य की सजावट करते हैं। तो अलंकार की परिभाषा ये दो लाइनों में ही आप व्यक्त की गई है कि अलंकार वे तत्व हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, या हम कह सकते हैं संक्षिप्त में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब ये अलंकार जो हैं, आभूषण जो हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, या हम उसमें कह सकते हैं कि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। क्योंकि जब हम अलंकार का प्रयोग किसी काव्य की पंक्ति में करते हैं तो उसमें वास्तव में चमत्कार उत्पन्न होता है। जब आप अलंकार के भेद पढ़ेंगे तब आप उस चमत्कार को ज़रूर देखेंगे कि वो चमत्कार किस तरीके से काव्य की पंक्तियों में उत्पन्न होता है अलंकारों के प्रयोग से। तो अलंकार की परिभाषा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब ये अलंकार किस तरीके से शोभा बढ़ाते हैं, ऐसा क्या है इनमें? अब स्त्रियों की या पुरुषों की सुंदरता तो सोने चांदी के आभूषण बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर अलंकार किसी धातु के नहीं बने होते जो काव्य की शोभा बढ़ाएं। यहाँ पर अलंकार बने होते हैं शब्दों के और अर्थों के, यानी कि शब्द और अर्थ के माध्यम से अलंकार काव्य की पंक्तियों में शोभा बढ़ाते हैं, शब्दों और अर्थों के माध्यम से। ये साहित्य का, अलंकार साहित्य का बहुत ही रोचक और बहुत ही खूबसूरत एक विषय है। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में इसको पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ बात करते हैं कि अलंकार किसके माध्यम से शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार शब्दों और अर्थों के माध्यम से शोभा बढ़ाते हैं काव्य की विषय वस्तु है अलंकार। अब जब शब्दों और अर्थों की हम बात करते हैं तो इसके आधार पर जो अलंकार के भेद हैं वो कितने प्रकार के हुए। हम अलंकार को 3 भेदों में बांटते हैं। पहला है आपका शब्दालंकार, दूसरा आपका अर्थालंकार, और तीसरा होता है उभयालंकार। अलंकार के ये 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, जहां शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है। जिस काव्य की पंक्तियों में शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है या शोभा उत्पन्न की जाती है, वहाँ पर हमारे ये शब्दालंकार होते हैं। जहाँ अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है, अर्थ के माध्यम से काव्य की पंक्तियों में चमत्कार होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। उभयालंकार जहाँ शब्द व अर्थ दोनों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है काव्य की पंक्तियों की, वहाँ हमारा ये उभयालंकार होता है। तो हम देखेंगे अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार।
तो अलंकार क्या होते हैं? आपने देखा कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, यानी कि आभूषण किस प्रकार के बने हुए? शब्दों व अर्थों के आभूषण। उसके आधार पर अलंकार 3 प्रकार के हुए: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है, जहाँ अर्थालंकार जहाँ अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है, और उभयालंकार जहाँ शब्द व अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की पंक्तियों में शोभा बढ़ाई जाती है या उनमें चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। तो अभी तक आपने संक्षिप्त परिचय अलंकार का सुना। अब हम जानेंगे कि शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में शब्दालंकार और अर्थालंकार है। क्लास 9th में शब्दालंकार अनुप्रास यमक है और क्लास 10th में शब्दालंकार श्लेष अलंकार है। तो आइए हम देखते हैं कि शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं और वो किस तरीके से काव्य की पंक्तियों में शोभा बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम शब्दालंकार से शुरू करते हैं। शब्दालंकार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पर शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है वहाँ पर शब्दालंकार होते हैं। और ये हमारे जो आपको पढ़ने हैं कोर्स में वो हमारे 3 प्रकार के आपको पढ़ने हैं 9th और 10th में मिलाकर। पहला है आपका अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। एक और प्रकार का अलंकार जो कि बहुत आसान है और ज़्यादातर पंक्तियों में दिखता है, उसको हम बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये आपके 4 शब्दालंकार हुए: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि अनुप्रास क्या होते हैं, यमक अलंकार कैसे होते हैं, श्लेष अलंकार कैसे होते हैं और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते चले आ रहे होंगे। आपको आपकी टीचर बताती होगी कि अनुप्रास अलंकार की पहचान कैसे करते हैं या क्या होते हैं। अनुप्रास अलंकार वे होते हैं जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी कि एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है। जब किसी पंक्ति में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है यानी कि उसकी आवृत्ति होती है, वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। मैंने एक उदाहरण लिखा है। कालंदी कूल कदम्ब की डारन, ये हमारी काव्य की पंक्ति है, कालंदी कूल कदम्ब की डारन। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब देखिए, ये भी काव्य की पंक्ति है। अब इसमें एक विशेषता देखिए, हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में बात की कि वो अलंकार जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी कि एक वर्ण एक से अधिक बार आता है। अब यहाँ पर पहले उदाहरण में हम देखते हैं कि जो पहला उदाहरण है उसमें किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कौन सा वर्ण है जो एक से अधिक बार आया है, यानी कि उस वर्ण से ही शब्द की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ देखिए इस उदाहरण में कालंदी कूल कदम की डारन, यानी कि क, क और क, ये वर्ण एक से अधिक बार आया है, तो वो हमारा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार लाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इस पंक्ति में हमारा अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, जहाँ पर आप तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछा है, यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी कि त वर्ण एक से अधिक बार आ रहा है, तो इस पंक्ति में भी हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि एक और उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें,
जहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति आप सुन रहे हैं, वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण है, नभ में चमचम चपला चमके, नभ में चमचम चपला चमके, ये भी एक कविता की पंक्ति है। नभ में चमचम चपला चमके, चपला मतलब बिजली। तो यहाँ पर आप देखते हैं इस उदाहरण में भी ये च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। तो अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी कि एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, यानी कि शब्द की शुरुआत में उस वर्ण को बार बार देखने को मिलता है वह वर्ण, तो वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो जिस भी पंक्ति में आपका वर्णों की आवृत्ति आप देखें या एक वर्ण एक से अधिक बार आ रहा है और कंटिन्यूएशन में आ रहा है, तो वो हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस तरीके से हम अनुप्रास अलंकार की पहचान करते हैं, जो कि बहुत ही आसान अलंकार है, क्योंकि इसमें हम देख लेते हैं कि अगर एक वर्ण एक से अधिक बार आ रहा है, एक वर्ण से सारे जो शब्दों की शुरुआत में वो एक ही वर्ण का प्रयोग हो रहा है, तो वो हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा हमारा शब्द अलंकार है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार की क्या विशेषता या परिभाषा बोल सकते हैं? यमक अलंकार वे अलंकार हैं जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है, यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार आता है पर उनके अर्थ अलग होते हैं, यानी कि शब्दों की आवृत्ति अलग अर्थों के साथ होती है, यानी कि शब्द एक से अधिक बार आ रहा है लेकिन उनके अर्थ अलग होने चाहिए, वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। शब्दों की आवृत्ति पर उनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, हमारा उदाहरण है एक, हमने लिखा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, मादकता अधिकाय, ये हमारा यमक अलंकार का उदाहरण है। एक और उदाहरण मैं लिखती हूं, आपको समझ में आएगा, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या बात हो रही है कि यहां पर हमने ऊपर बात की कि शब्दों की आवृत्ति पर उनके अर्थ अलग होते हैं। अब हमने ये देखा कि पहले उदाहरण में कौन से शब्दों की आवृत्ति हो रही है, कनक और कनक, ये शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पर पहले जो कनक का अर्थ है वो है आपका सोना, यानी कि स्वर्ण, और जो दूसरे कनक का अर्थ है वो है हमारा धतूरा। यानी कि यहाँ पर इस पंक्ति का अगर हम अर्थ देखें तो हम ये, इसका जो अर्थ है वो ये है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, अर्थात 2 चीज़ें हैं, दोनों से ही मादकता यानी कि नशा होता है। अब किस तरीके से, अगर हम सोना देख लें, बहुत सारा स्वर्ण देख लें, तो भी हमें सोने का नशा, दौलत का नशा हम उसको कह सकते हैं। और कनक जो दूसरा धतूरा होता है, जिसका अर्थ, धतूरा तो वैसे ही नशीली वस्तु होती है जिसे खा के हम नशा हो जाता है, मादकता छा जाती है। तो इस तरीके से इस पंक्ति में यमक अलंकार है। कनक और कनक ये 2 बार शब्द आ रहे हैं, लेकिन एक कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको यमक अलंकार को सीखना है, यमक अलंकार को पहचानना सीखना है, तो उसके लिए आपको अनेकार्थी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अगर अनेकार्थी शब्दों का ज्ञान होगा तभी आप यमक अलंकार की पहचान कर पाएंगे, क्योंकि एक शब्द के जहाँ एक से अधिक अर्थ होते हैं वो हमारा अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे पहले उदाहरण में हमारा यमक अलंकार था। ऐसे दूसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर घटा और ये घटा, इस शब्द की आवृत्ति हो रही है, यानी कि एक से अधिक बार आया है, लेकिन दोनों का ही यहाँ पर जो अर्थ है वो अलग है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर जो पहला अर्थ है वो हमारा बादल से है। घटा मतलब जो आसमान में घटाएं छाती हैं, काली घटा जब पानी बरसता है तो वो हमारा घटा मतलब बादल से है। और दूसरा यहाँ घटा का मतलब है कम होना, घटना किसी चीज़ का।
तो यहाँ पर इस तरीके से घटा शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, लेकिन हर बार उसका जो अर्थ है वो अलग है, तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार होगा। तो यमक अलंकार वहाँ होते हैं जहाँ शब्दों की आवृत्ति भिन्न अर्थों के साथ होती है, यानी कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार भी देख रहे होंगे, क्योंकि घ और घ वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर कवि अपनी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करता ही करता है। आपको हर काव्य की पंक्तियों में, हर दूसरी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार दिखेगा। लेकिन अगर आपके परीक्षा में फॉर एग्ज़ाम्पल यही अगर आपका सेंटेंस वाक्य का काव्य की पंक्ति आती है और इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए होते हैं कि इसमें पहचानिए कौन सा अलंकार है, और एक विकल्प आपका यमक अलंकार होता है, दूसरा आपका अनुप्रास होता है, तीसरा आपका श्लेष होता है, चौथा आपका कोई और अलंकार रूपक अलंकार होता है, तो आप इसमें जबकि अनुप्रास अलंकार भी है लेकिन आप अनुप्रास अलंकार को टिक नहीं करेंगे क्योंकि वो गौड़ अलंकार है, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मुख्य अलंकार यहाँ पर यमक अलंकार है तो आप यमक अलंकार को ही टिक करेंगे। ज़्यादातर बच्चे ऐसी गलती करते हैं, जो मुख्य अलंकार होता है उसको वो नहीं देखते हैं और जो गौड़ अलंकार यानी कि अनुप्रास अलंकार को टिक करके आ जाते हैं, तो वो आपका आंसर गलत हो जाता है। मुख्य अलंकार मतलब कौन सा अलंकार उसमें ज़्यादा हमारे लिए मुख्य ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार तो ज़्यादातर आपको हर पंक्ति में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, यदि चौथा ऑप्शन ये होता, पहला यमक ऑप्शन है, दूसरा अनुप्रास है, तीसरा श्लेष है, चौथा यमक और अनुप्रास दोनों अगर उसमें ऑप्शन में होते तो आप फिर वो वाला ऑप्शन टिक करेंगे कि जिसमें यमक और अनुप्रास दोनों लिखे हुए हैं। यदि अलग अलग लिखे हुए हैं तो आपको सिर्फ यमक अलंकार को ही सही विकल्प के रूप में चुनना है। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि अनुप्रास अलंकार यहाँ पर गौण हो जाता है और जो मेन अलंकार है, मुख्य अलंकार है इस पंक्ति में, वो हमारा यमक है। ऐसे यहाँ पर भी देखिए कनक कनक कहने को तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है लेकिन यहाँ पर ये पंक्ति में यमक अलंकार कहलाया जाएगा। यदि आपके पास विकल्प नहीं है तो आप इसको यमक अलंकार ही कहेंगे। ठीक है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जब अलंकारों को पहचाने तो हमसे कौन सा अलंकार पूछा जा रहा है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो आइए तीसरा जो अलंकार है वो हमारा जो शब्द अलंकार है वो हमारा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है चिपका होना, यानी कि ऐसा इसमें कुछ बात की जा रही है जो कि चिपके हुए से संबंधित है। अब श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष अलंकार में शब्द एक ही आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, यानी कि शब्द एक पर उसके अर्थ भिन्न, यानी कि एक शब्द में अलग अलग अर्थ, एक से ज़्यादा अर्थ चिपके हुए रहते हैं। ये हमारा श्लेष अलंकार का विशेषता होती है कि शब्द एक ही होता है पर उसके अर्थ भिन्न होते हैं, अर्थात अलग अलग होते हैं। अब किस तरीके से होते हैं उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है, ये हमारा आपका जो एक काव्य की पंक्ति है कि सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर आपने देखा कि कौन सा शब्द है ऐसा कि जिसके अर्थ एक से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर हमारा इस पंक्ति में जो सुबरन शब्द है उससे हमने पहचाना कि ये श्लेष अलंकार है, क्योंकि जो सुबरन शब्द है उसके अर्थ एक से अधिक है। कैसे? सुबरन का कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण या सुंदर वर्ण, ठीक है, यानी कि जो कवि होता है उसके लिए वर्ण सुंदरता, वर्णों की सुंदरता बहुत मायने रखती है क्योंकि वो कविताएं करता है, उसके लिए सुंदर वर्णन, सुंदर वर्ण ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सुंदर वर्ण कवि के संदर्भ में इसका जो वो हुआ
मतलब हुआ, अर्थ हुआ, वो होता है सुंदर वर्ण। अब व्यभिचारी मतलब जो गलत आदतें जिनके पास होती हैं, जो व्यभिचारी होते हैं, जो गलत आदतों वाले होते हैं, उनके लिए, उसके लिए जो सुबरन का अर्थ है वो होता है सुंदर स्त्री। जिसका आचरण खराब होता है उसके लिए उसका सुबरन का अर्थ है सुंदर स्त्री। अब चोर के लिए इसी सुबरन का अर्थ है स्वर्ण, यानी कि चोर को स्वर्ण में ज़्यादा रुचि होगी, सोना चुराने में ज़्यादा रुचि होगी। तो देखिए किस तरीके से शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक है, यानी कि इस सुबरन शब्द में 3 अर्थ चिपके हुए हैं। कवि के संदर्भ में इसका अर्थ सुंदर वर्ण से है, व्यभिचारी के संबंध में इसका अर्थ सुंदर स्त्री से है, और चोर के संदर्भ में इसका अर्थ स्वर्ण से है, यानी कि सोने से है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सुबरन शब्द के माध्यम से हम कह सकते हैं कि यहाँ इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार यानी कि शब्द एक ही आता है, शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं। एक और उदाहरण से हम इसको देखते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है और अक्सर एग्जाम में आ जाता है। आपने सुना होगा, रहीम जी का दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये हमारा दोहा है रहीम का कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पर आपका जो पानी शब्द आया है, जो ये वाला जो पानी है, तीसरी पंक्ति में ये जो पानी आया है वो हमारा श्लेष अलंकार को दर्शाता है। किस तरीके से? क्योंकि इस पानी का अर्थ इन तीनों जो शब्द हैं उनके संबंध से अलग अलग है, संदर्भ में अलग अलग है। हम पहले देखें, पानी गए ना उबरे, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ उसकी चमक से है, यानी कि जब मोती पानी में होता है तो वो चमकता है, तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक से है। मानस यानी कि मनुष्य के संबंध में पानी का अर्थ सम्मान से है, मान सम्मान से है, यानी कि यदि मनुष्य के पास मान सम्मान नहीं होगा तो उसका सब समाज में कोई महत्व नहीं होगा। और चून मतलब होता है आटा, आटा के संबंध में इसका पानी का अर्थ जल से है, यानी कि बिना जल के हम भोजन नहीं बना सकते। तो किस तरीके से देखिए कि यहाँ पर इस पंक्ति में श्लेष अलंकार कैसे हुआ कि पानी शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक है। मोती के संदर्भ में उसका अर्थ चमक है, मनुष्य के संबंध में उसका अर्थ सम्मान है, और चून मतलब आटे के संबंध में उसका अर्थ जल से है। तो यहाँ पर हमारा ये हुआ श्लेष अलंकार, यानी कि शब्द एक ही बार आया लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक है। हमारा जो चौथा अलंकार है, जो इसको हमने बताया था आपको, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को पहचानना बहुत आसान है क्योंकि ये पुनरुक्त शब्दों से बनते हैं। पुनरुक्त शब्द वो शब्द होते हैं जो कि एक से अधिक बार योजक चिन्हों के माध्यम से आते हैं, या हम इसको युग्म शब्द भी बोल सकते हैं। अलग अलग तरह के जो युग्म शब्द होते हैं लेकिन एक जैसे शब्द होते हैं। जैसे कि अगर हमने उदाहरण लिखा था पहले कि नभ में चमचम चपला चमके, अब यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, किस उसमें है? यहाँ पर है, इन शब्दों में है। यानी कि इस तरीके के जो शब्द होते हैं, कल कल नदियाँ बहती, कल कल नदिया की धारा, जो कल कल, चल चल, चम चम, यानी कि पुनरुक्ति, इनको हम पुनरुक्त शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनकी पुनः उक्ति हो रही है, यानी कि पुनः बोले जा रहे हैं। तो ये हाँ, यहाँ पर हमारा जहाँ पर भी आप इस तरीके के शब्दों को देखो जिस पंक्ति में, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। अब ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी अनुप्रास अलंकार की तरह हर पंक्ति में, ज़्यादातर आपको अधिकांश पंक्तियों में देखने को मिलता है।
अब यहाँ पर यदि आपके सामने आए कि नभ में चमचम चपला चमके, ये आपके सामने आता है, इसमें आपको अलंकार पहचानना है। और आपके जो विकल्प हैं उसमें पहला विकल्प आपका अनुप्रास है, दूसरा विकल्प आपका यमक है, तीसरा विकल्प आपका श्लेष है और चौथा विकल्प आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब इसमें आपको पहचानना है कि कौन पंक्ति में अलंकार है। अब आपने देखा कि इसमें तो पुनरुक्ति प्रकाश भी है और इसमें अनुप्रास भी है, लेकिन आप क्या करेंगे, अनुप्रास अलंकार को सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुख्य अलंकार आपका अनुप्रास है और ये हमारा गौड़ अलंकार है। यदि पुनरुक्ति प्रकाश व अनुप्रास ये आपका चौथा विकल्प होता कि पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास इस पंक्ति में ये दोनों अलंकार हैं, तब आप इसको राइट करते, क्योंकि इसमें ये दोनों अलंकार हैं। लेकिन इसको हम तब राइट करेंगे जबकि वो आपका भी दिया गया होगा आपके ऑप्शन में। यदि ये नहीं दिया गया है ये वाला, तो हमेशा आप इसको इस तरीके से जो मुख्य अलंकार है उसके विकल्प को आप लोगों को चुनना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब कवि कविताएं करता है तो ये नहीं देखता कि उसे सिर्फ यमक अलंकार का ही प्रयोग करना है या उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का ही प्रयोग करना है, श्लेष अलंकार का ही प्रयोग करना है। वो अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए, पंक्ति को सुंदर बनाने के लिए वो किसी भी प्रकार के अलंकार का प्रयोग कर सकता है। एक पंक्ति में एक से ज़्यादा अलंकार भी आपको देखने को मिलेंगे। जब आप अर्थालंकार में आपको पढ़ाऊंगी तो आप देखेंगे कि उस अर्थालंकार में आपको अनुप्रास भी मिल रहा है, पुनरुक्ति भी मिल रहा है, उपमा भी मिल रहा है, रूपक भी मिल रहा है। तो इस तरीके से एक से अधिक अलंकार भी एक पंक्ति में हो सकते हैं। लेकिन आपको पहचान किस तरीके से करनी है, ये तो आपको उसके विकल्प को देखकर ही आप कर सकते हैं कि कौन सा विकल्प, कौन सा अलंकार उस पंक्ति में ज़्यादा दृष्टिगोचर हो रहा है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिख रहा है, हम उस विकल्प को चुनेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार ही ज़्यादा मुख्य आपको दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का ही चुनाव आप करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको जो शब्द अलंकार थे उनको मैंने पढ़ाया कि क्या हम किस तरीके से पंक्तियों में शब्द अलंकार को पहचानते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको अर्थालंकार को पहचानना बताऊँगी कि अर्थालंकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उनकी पहचान होती है। तब तक के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए और अपनी हिंदी पढ़ते रहिए। थैंक यू।